मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करें। 2 से 3 क्वेश्चन इसके साथ मिलेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सी बातें याद रखेंगे। ठीक चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको बहुत समझना ज्यादा है, औरों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा समझना। पहले इस यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट की फोटो लगी हुई है आपके बारे में, उसके बारे में लिखा है कैथरीन निसाऊ। तो कैथरीन निसाऊ सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो बॉर्न कहाँ हुई, यूक्रेन में हुई, 1898 उनका जन्म था। 99 ईयर्स तक जी, यानी कि लगभग अगर 100 साल जिए तो 1898 से क्या होता है 1998, एक साल कम कर देना है, याद ही रखना है। जैसे आपने सबसे पहले चैप्टर में आपको याद रखा था माया के लिए 99 साल तक जी। दूसरी बात, स्टडी करी इन्होंने एग्रीकल्चर इन रशिया और जर्मनी, 2 जगह इनकी शिक्षा हुई, रशिया में और जर्मनी में। तीसरी बात, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की 1938 में यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरा देश। 2 देश, एक में पैदा हुई, 2 में स्टडी करी, तीसरा के बाद चौथे में यूएसए में उन्होंने क्या करा, डॉक्टरेट, चौथा देश इनसे संबंधित होगा। इसके बाद इन्होंने बताया कर्ली टॉप जो वायरस होता है, कर्ली टॉप वायरस जो है वो स्प्रेड होता है एक प्लांट टिश्यू, जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि फ्लोएम। उन्होंने ये बताया कि जो एक वायरस है इसका नाम जो कर्ली टॉप जो वायरस है वो किससे स्प्रेड होता है, फ्लोएम से, यानी कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम से होता है। नेक्स्ट बात क्या थी, उनकी बुक या उनका वर्क पब्लिश हुआ, नाम था प्लांट एनाटमी, 1954 में। डायनेमिक डेवलपमेंट अप्रोच दिया लोगों को उन्होंने, जिससे किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो गई, लोगों को समझ में आने लगी चीजें। वर्ल्ड वाइड उनका इम्पैक्ट रहा, लोगों को, एक ही देश के लिए बहुत देशों के लोगों को उनका इम्पैक्ट आया, उसे पढ़ के लोगों को समझ में आया। फिर उन्होंने एनाटमी ऑफ सीड प्लांट लिखा, एनसाइक्लोपीडिया टाइप था 1960 में, और एनसीईआरटी कहती है उसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी है वो, इसी नाम से पूछ सकता है क्वेश्चन वो कि वेबस्टर ऑफ बायोलॉजी क्या नाम है उसका, उस बुक का नाम क्या है, किसने लिखी, तो उसका जो वर्ड है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी आपको याद रखनी है। 1957 में वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए इलेक्टेड हुई, रिसीव करने वाली ये 6th वुमन थी, इससे पहले 5 को और मिला था। अवार्ड नेशनल मेडल ऑफ साइंस बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से मिली उन्हें 1898 में, और 1997 में एज ऑफ 99 में इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हुई तब तक भी ये वर्किंग थी, जब तक भी ये ठीक ठाक काम कर रही थी, बॉडी इनकी बिल्कुल ठीक थी। अब जो सबसे पहले आपका टर्म इसमें आपको पता होना चाहिए वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, लॉजी माने स्टडी, और मॉर्फ मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, रूप, बाहर का जो रूप होता है, बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, मॉर्फ वर्ड लगाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो, कोई बाद में बोलो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेक्शन कटिंग करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम एनाटॉमी। टिश्यूज की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो इस वाले चैप्टर में आपको केवल एक्सटर्नल फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है बेसिकली। नेक्स्ट चैप्टर में आपको एनाटॉमी पढ़नी है। फिफ्थ चैप्टर आपका जो है वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, केवल आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको एनाटॉमी पढ़नी है, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, हिस्टोलॉजी पढ़नी है। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी हो चाहे एनिमल मॉर्फोलॉजी हो, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल फीचर को स्टडी करेंगे। तो अगर हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, स्टेम, रूट्स। बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? रूट्स, लीव्स, स्टेम, लेकिन इसमें आप चैप्टर में आपको फ्लावर भी पढ़ना है, इसमें आपको लास्ट में सीड्स भी पढ़ने हैं, फ्रूट्स भी पढ़ने हैं। और हर स्टडी के बाद, हर करेक्टर्स को समझने के बाद, टेक्निकल टर्म्स समझने के बाद आपको जो सिलेबस में आपकी फैमिली है उसको डिस्क्राइब करना है। तो कुल मिलाकर आपको पहले स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर सब पढ़कर फिर टेक्निकल टर्म्स पढ़कर फिर आपको फैमिली पढ़नी है। इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें से आसानी से मिल जाएंगे। अब जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं वो लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स की वैरायटीज पाई जाती हैं। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो अपनी एक्सटर्नल फॉर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस शो करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं। लेकिन फिर भी जब आप उनको स्टडी करोगे तो आप देखोगे सब में लीव्स, स्टेम एंड रूट्स नॉर्मली आपको हर प्लांट में नजर आएगा। चाहे वो छोटा प्लांट हो, हर्ब, चाहे वो श्रब हो, चाहे वो ट्रीज हो, नॉर्मली आपको ये तीनों चीजें जरूर नजर आएंगी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपको फ्रूट्स भी नजर आएंगे, फ्लावर भी नजर आएंगे। वो बात अलग है कि किसी पर्टिकुलर समय पर ना हो उसमें, लेकिन जब उसका सीजन आएगा, रिप्रोडक्शन का सीजन आएगा, फ्लावर्स बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे, सीड्स भी दिखाई देंगे आपको। लेकिन अगर प्लांट्स चाहे किसी भी स्ट्रक्चर का हो, छोटा हो, बड़ा हो, डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर में कितना भी हो, लेकिन ये सब बेसिक चीजें आपको नॉर्मली हर प्लांट में दिखेगा। बाहर किसी भी प्लांट में चले जाना, लीव्स आपको दिखाई देंगी, स्टेम दिखाई देंगी, ब्रांच दिखाई देंगी, रूट्स भी दिखाई देंगी, फ्रूट्स भी दिखाई देगा, फ्लावर्स भी दिखाई देते, सभी चीज दिखाई देती है नॉर्मली आपको। अब अगर आपको क्लासिफिकेशन करना, एनसीईआरटी कहती है कि आपको अगर क्लासिफिकेशन करना है तब आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। जिससे पहले जो चैप्टर थे, 2-3 चैप्टर जो आप पढ़कर आए, वहां पर हमने मेनली क्लासिफिकेशन की बात करी कि वहां पर लिखा होता हम इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब है वही जो एक्सटर्नल फॉर्म है, जैसे फ्लावर है, फ्रूट्स है, रिप्रोडक्शन, लीव्स है, स्टेम है, प्लस हायर प्लांट्स को समझने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए भी और समझने के लिए भी, 2 अप्रोच के लिए आपको मॉर्फोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब 2 जगह आपको इसका यूज जरूर होगा। कहां का? एक तो क्लासिफिकेशन करने में, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग द प्लांट। अंडरस्टैंडिंग द हायर प्लांट, यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है कि एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है कि एंजियोस्पर्म्स की जो प्लांट बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसको समझने के लिए भी आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब मॉर्फोलॉजी का आपके लिए 2 यूज है। अब इसके लिए अब आपको 3 चीजें समझनी होंगी। इसको पढ़ने के लिए या क्लासिफिकेशन करने के लिए या प्लांट की बॉडी को समझने के लिए आपको 3 चीज पढ़नी है। स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म समझने होंगे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में पार्ट्स क्या होते हैं, उस पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम, इन सबको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेक्निकल टर्म्स के रूप में। दूसरा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझनी होगी। जैसे फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट।
मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें जो लीव्स होती हैं इंटरनोड्स पास पास होती हैं नॉर्मली, और जो लीव्स होती हैं वो वेरियस व्हर्ल्स बनाते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल सब क्या होते हैं, लीव्स होती हैं जो उसके ऊपर मॉडिफाइड लीव्स होती है, क्योंकि वो मॉडिफाइड शूट है, कंडेंस्ड शूट है, तो लीव्स भी मॉडिफाइड हो जाती है उसके अपेंडेजेस में। और तीसरा जो आपको पढ़ना है कि जो वेरिएशन पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, चीजों का डिफरेंट डिफरेंट। छोटा सा एग्जांपल समझो आप कि जैसे अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट की ही बात करें तो डाइकॉट और मोनोकॉट में भी आपको कम से कम 10 डिफरेंस आसानी से नजर आ जाएंगे। बाकी तो एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो तो आपस में वेरिएशन शो करते ही करते हैं, जैसे किसी में जीरोफिटिक प्लांट्स में क्यूटिकल ज्यादा है, या जीरोफिटिक प्लांट्स में लीव्स स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो गई, स्टेम एक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर फाइलोक्लोइड में कन्वर्ट हो गया, वो वेरिएशन एक अलग वेरिएशन। लेकिन अगर आप छोटी सी वेरिएशन भी देखो तो जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में भी आपको बहुत अंतर नजर आ जाएंगे। प्लस जब आप एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकॉट और मोनोकॉट को पढ़ने जाओगे तो वहां आपको बहुत सारे अंतर आ जाएंगे। जैसे डाइकॉट में 2 कॉटिडन होते हैं नॉर्मली, और मोनोकॉट में 1 सिंगल कॉटिडन होता है। दूसरा, डाइकॉट में अगर वेनेशन आप देखोगे तो वो रेटिकुलेट होता है और उसमें पैरेलल होता है। वेन्स और वेनुलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है लीव्स के अंदर वो वेनेशन कहलाता है, वेन्स का अरेंजमेंट वेनेशन। तो वो नॉर्मली कुछ एक्सेप्शंस के साथ डाइकॉट में रेटिकुलेट होता है नेट लाइक, और मोनोकॉट में वो पैरेलल होता है। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं वो डाइकॉट में पेंटामेरस होते हैं नॉर्मली, 5 और 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, और मोनोकॉट में वो नॉर्मली ट्राइमेरस होते हैं। मोनोकॉट्स में नॉर्मली आपको सेकेंडरी ग्रोथ नजर नहीं आएगी, लेकिन डाइकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नजर आएंगी, और बहुत सारे तमाम प्रकार के डिफरेंस है। तो इसीलिए आपको वेरिएशन भी पढ़ने हैं, क्योंकि वेरिएशन पढ़ने से आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज क्रिएट होगी, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि ये चीज हो क्यों रही है। वेरिएशन जो उन्होंने शो किया वो उसका कारण क्या है, और इवोल्यूशन के दौरान कैसे उसने आपको अडेप्ट किया होगा। इसके बाद अब जो एडेप्टेशंस है वो किसी भी प्लांट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए बेहतर बनाती है। जब आप इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें लेमार्क थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, वो सब यही बताती है कि जिन ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया, उसके हिसाब से फेवरेबल कंडीशंस बना ली, तो वो तो सरवाइव कर जाते हैं, वरना परिश करते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पूरे इवोल्यूशन में आपको ये समझना होता है कि जब हार्श कंडीशन आएगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म 3 में से एक काम करेगा, या तो वहां से कहीं नहीं जाएगा, ना अपने में चेंज करेगा और मर जाएगा, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता कि मैं चेंज नहीं करूंगा, चाहे मैं जगह छोड़ दूं, कहीं और चला जाएगा। तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा होता है, जो आपके जीवन के लिए भी अच्छा है, कि वहीं रहो, लड़ो, अपने अंदर मॉडिफिकेशन करो, अपने अंदर चेंज करो, और वहीं पर रहते हुए अपने आप को उसके हिसाब से बेहतर बनाओ। तो जो वेरिएशंस हैं, जो अडेप्टेशंस हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए बेहतर बनाती है। तो आपको यहां पर जो अडेप्टेशन समझ में आएंगी वो ये समझ में आएगी कि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, उनको रहने में हेल्प करती हैं, उनको सूटेबल कंडीशन ना होने के बावजूद भी वहां पर रहने के काबिल बनाती हैं। इसके बाद अगर हम कोई भी एरिया का प्लांट उठा लें, वीड निकाल लें, कोई भी आपने खेत में गए, कोई पेड़ आपने उखाड़ लिया ऐसे ही, जो आपके काम का भी नहीं है, उखाड़ना भी चाहिए आपको, फिर उखाड़ के चाहे वहीं फेंक दो। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के हिस्से का माल ले रहा है। तो अगर आप उस प्लांट को निकालोगे तो आप देखोगे तो नीचे की तरफ तो उसमें रूट्स नजर आएंगी, बीच में स्टेम नजर आएगा, और साथ में लीव्स भी नजर आएंगी। लीव्स चाहे वो कैसी भी हो, सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल में भी अलग अलग टाइप की, कंपाउंड में भी अलग अलग टाइप की, स्टेम भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन स्टेम जरूर होगा नॉर्मली, आपको लीव्स जरूर दिखाई देंगी, और उसमें आपको रूट्स भी नजर आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें फ्रूट्स और सीड्स भी नजर आ जाए। वो डिपेंड करता है कब उखाड़ा आपने, शुरुआती स्टेज में उठाया हो तो नहीं होंगी, लेकिन जब वो बाद में रिप्रोडक्शन हो चुका होगा, फ्लावर्स बन चुके होंगे, तो हो सकता है जब आप निकाला फ्लावर हो उसमें। ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्लावर्स खत्म हो गए हों, अब उसमें सीड्स और फ्रूट्स बच रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि ना फ्लावर हो, ना फ्रूट्स हो, ना सीड्स हो, केवल वेजिटेटिव पार्ट हो, रूट, लीव, स्टेम ही हो।
तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी। अब इसमें जितना भी जो प्लांट होता है उस प्लांट में दो चीजों को पढ़ते हैं, या हम उसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक अंडरग्राउंड पार्ट और दूसरा एरियल पार्ट या अबव द ग्राउंड कह सकते हो आप। कि नॉर्मली हम उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, अंडरग्राउंड पार्ट और पोर्शन अबव द ग्राउंड, दैट इज एरियल बोलते हैं। या तो उसको आप ऐसे बोल दो कि ग्राउंड के ऊपर वाला, या एरियल बोल दो, क्योंकि एरियल का मतलब क्या होता है, एयर में। अब जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है रूट सिस्टम, और इसमें आपको नॉर्मली पढ़ना है शूट सिस्टम। क्योंकि नॉर्मली जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी कि ग्रेविटी की ओर नीचे मूव करती हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, वाटर की ओर मूव करती हैं, और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। नॉर्मली रूट्स कैसी होंगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। स्टेम इसका उल्टा होगा कि ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि ये लाइट की ओर, सनलाइट की ओर ग्रो करता है। नॉर्मली कुछ एक्सेप्शन होंगे, वो हम बाद में देख लेंगे जब आएगा। जैसे एक साइकस में रूट होती है जो ए जियोट्रॉपिक होती है, यानी कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं करती, ऐसे चलती है वो, उसे बोलते हैं कैरोलाइड रूट्स, जिसमें साइनोबैक्टीरिया और अदर लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं ए जियोट्रॉपिक। एक रूट आएगी न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स आगे आएगी। वो न्यूमेटोफोर्स जो होती है वो स्टेम की तरह होती है, ऊपर को ग्रो करती है, नॉर्मल रूट से निकलती है, ऊपर को ग्रो करती है वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि वो पॉजिटिवली क्या, वो फोटोट्रॉपिक हो गई। अब लेकिन ये ग्रोथ ऊपर को क्यों करती है, रेस्पिरेशन के लिए। आपकी बात मैंने मानी, रेस्पिरेशन के लिए कर ली, ये भाई की बात मानी हमने, रेस्पिरेशन कर लिया। लेकिन जो नॉर्मल रूट्स हैं उनमें तो जब रूट्स होती है उन्हें तो जरूरत पड़ती नहीं बाहर निकालने की। इसे क्या दिक्कत आ गई, इसको क्या दिक्कत है, कहां पाई जाती है न्यूमेटोफोर्स, कहां पाई जाती हैं, मैं पूछ रहा हूं कि ये भाई ने कहा कि ये न्यूमेटोफोर्स जो रूट्स हैं ये रेस्पिरेशन में यूज कर रही है, इसकी बात मैंने मान ली। लेकिन मैंने इससे पूछा कि कहां पाई जाती हैं ये रूट्स या ये प्लांट्स, कहां पाए जाएंगे। ये सॉल्टी एरिया में पाए जाते, चलो ये भी बात हो गई। सॉल्टी एरिया यानी कि स्वैम्प्स वगैरह, वेटलैंड्स, जहां पर पानी है ज़्यादा या सॉइल में पानी है या सॉइल जो है वाटर रिच है, उन्हें वेटलैंड बोलते हैं। और उसमें स्वैम्प और मार्श दोनों भी हो सकते हैं, और सलाइन वाटर बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर साल्टी एरिया में रूट में दिक्कत क्या हो गई कि जो पानी है मतलब ऑक्सीजन नहीं ले पा रही, जब तो भाई इसने ऊपर को क्यों निकाली रूट से, क्योंकि इसे ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, तभी तो निकाली कि बाहर से ले लो, चलो भाई यहाँ नहीं मिल पा रहा तो बाहर से। लेकिन अंदर क्या दिक्कत होगी इसे, क्यों कम है, वही तो पूछ रहा हूं। सॉल्टी कंडीशन है, मान लिया आपकी बात। पानी में ऑक्सीजन कम होती है, बात नहीं, पानी में कम नहीं होती ना, तो मैडम मना कर रही है, तुम कह रहे यार पानी में कम होती है, ऐसा कैसे चलेगा आप। किसकी, रामलाल की, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है मान लिया आप, कोई बात नहीं। अब देखो एक वर्ड यूज होता है इकोलॉजी में, डीओ, डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन।
aquatic organism use the dissolved oxygen present in the water. In fresh water, dissolved oxygen is high. As you mix salt with water, जैसे जैसे आप सॉल्ट मिक्स करते जाओगे या पोल्यूटेंट मिक्स होते जाएंगे पानी में, सॉल्ट्स मिक्स होते जाएंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाएगी, बीओडी बढ़ती जाएगी, डीओ घटती जाएगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो तो बढ़ती जाएगी और डीओ कम होती जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर उसमें डीओ उतना कम, जितने ज्यादा सॉल्ट उसका डीओ उतना कम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्ट मिलाओगे तो सॉल्ट मिलाते ही दिक्कत क्या आती है? फ्री एनर्जी कम होती है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्री एनर्जी कम होती है, वर्केबल एनर्जी कम होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। जैसे जैसे आप सॉल्ट मिलाते जाओगे वैसे वैसे जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतनी डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। अब चूंकि यहां डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है, पानी में पानी की कमी नहीं है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन कम है क्योंकि इसमें डिसॉल्व, जो प्लांट यूज करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है। जितनी ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जितने ज्यादा सॉल्ट होंगे उतनी डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, जितने कम सॉल्ट होंगे उतनी ज्यादा। फ्रेश वाटर में बहुत ज्यादा होती है डीओ, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती कुछ करने की। लेकिन जैसे ही इसमें पॉल्यूशन होता है, जैसे ही उसमें सॉल्ट घुलते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है और प्लांट के लिए ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये रूट्स स्पेशल जो निकालते हैं वो बाहर को निकालते हैं, जिससे ऑक्सीजन वहां से बाहर से लेकर अंदर चले जाता है। अब इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बना। रूट कैसी है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली की जगह नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। स्टेम उसका उल्टा होता है नॉर्मली। अब आपको जो रूट सिस्टम है उसमें आपको पढ़ना क्या है, जो एनसीईआरटी कहती है वो आपको तीन चीज कहेगी कि तीन चीज पढ़ो। पहली, स्ट्रक्चर, कि रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। दूसरा वो कहता है फंक्शन पढ़ो उसके, और नेक्स्ट पढ़ेगा टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, और तीसरा आपको पढ़ना है मॉडिफिकेशन। ठीक बात। अब जो स्टेम है, स्टेम में एनसीईआरटी क्या कहती है कि एक तो आपको मिलना है ब्रांच, एक मिलना है आपको लीव्स, एक मिलने हैं फ्लावर, एक मिलने हैं फ्रूट्स। ये चार मेन चीजें आपको शूट सिस्टम में पढ़ने हैं, और सबका भी यही पढ़ना है, स्ट्रक्चर शूट की, स्टेम की, फंक्शन और मॉडिफिकेशन। इसके भी आपको पढ़ने हैं स्टेम के भी। बात समझ में आ गई? दो सिस्टम हो गए, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जो सॉइल के नीचे होगा वो रूट सिस्टम, जो सॉइल के ऊपर होगा वो स्टेम यानी कि शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपको तीन चीज पढ़नी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और मॉडिफिकेशन। स्टेम में आपको यही चीज पढ़नी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और मॉडिफिकेशन। लेकिन आपको वहां पढ़ना क्या क्या है? शूट पढ़ना है, शूट का मतलब स्टेम पढ़ना है, उसके अलावा ब्रांचेस पढ़नी है, उसके अलावा लीव्स पढ़ने हैं, उसके अलावा फ्रूट और फ्लावर्स पढ़ने हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको। अब इसके बाद अब आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले आपको जो समझ में आनी चाहिए बात, वो आनी चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। स्ट्रक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। वैसे मैं पढ़ा चुका इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पढ़ा चुका, लेकिन फिर भी आपको इसे इसलिए पढ़नी है क्योंकि अब जितनी भी चीज आगे चलेंगी वो सब इसके इर्द गिर्द घूमेंगी। अब देखो, सबसे पहले एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। जर्मिनेटिंग सीड जो होता है, सीड में क्या होता है? एक तो जायगोट जो आगे जाकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एक एंडोस्पर्म कह लो या ट्रिप्लॉइड पीईसी कह लो, कुछ भी कह लो आप। तो पहले वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, फिर वो एंडोस्पर्म बनाता है। अब इसमें क्वेश्चन बार बार घूमेगा, सेकंड उस वाले में आया कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल बहुत आते हैं। क्वेश्चन में भी आपको बताता हूं, एग्जाम्पल आप उसके कल याद करके जाना, वैसे तो इसमें भी आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है? इसका होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्यों? एम्ब्रियो का एक्सिस है ये, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसका एक टेक्निकल नाम होता है, क्या कहते हैं? काइगेलम।
जब तक एक बार चीज जो पढ़ा दी उसे कई बार नहीं पढ़ोगे वो आगे जीवन में याद नहीं रहेगा। इधर से सुन लो, इधर से सुन लो, दोनों से सुन लो, इधर से सुन के इधर से निकाल दो, कैसी कर लो। एक ही चीज को कई बार पढ़ना पड़ता तब याद रहता। अब तुम सोचो ऐसी थोड़ी याद रह गया मुझे, बहुत सारी चीजें मुझे याद रह जाती हैं, वो इसलिए रहती है मैं बहुत बात पढ़ता हूँ। आज भी टीचर्स डे पे मैंने काम करा है, वो तो नीचे जाना मजबूरी थी मेरी, इसलिए मैं चला गया। नहीं तो मैं अगर कोई मुझसे कहता कि आपको जाना जरूरी नहीं है, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाता, काम करता रहता। गवाह हो रही वो बैठी, इससे पूछ लो। सबने काम नहीं करा, मैंने काम आज भी करा। पहले क्लास ली सुबह एक लेक्चर और उसके बाद काम भी करा। तो इसलिए जब तक आप बार बार चीजों को रिवाइज नहीं करोगे याद नहीं रहेगी। क्या कहलाता है? टाइगेलम। और इसमें सबसे पहले एक या दो लीव्स निकलती हैं। बच्चे नहीं करते, आज तो बच्चे कर रहे थे काम। अब इसमें एक या दो लीव्स होंगी और इन पहली लीव्स का नाम क्या होता है? कोटिलिडन, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देते हैं? न्यूट्रिशन। मोनोकॉट में एक होता है, लार्ज शील्ड शेप्ड होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? स्कुटुलम। 1000 बार आया क्वेश्चन कि मोनोकॉट में एक अकेला लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलिडन होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्कुटुलम। तो इसका मतलब वहां पर क्या अंतर नजर आएगा आपको? यहां पर एक बस लार्ज शील्ड शेप कोटिलिडन होगा, इसका नाम होगा स्कुटुलम। दूसरी बात, जो इसका अपर हिस्सा है इसे हम बोलते हैं प्लम्यूल। सुनो सर, फिर 1 मिनट खड़े, शोर मचाएंगे नहीं, आप 2 मिनट खड़े हो जाओ, यहां पर शोर बता रहा हूं ना तो अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है प्लम्यूल, नीचे वाला पार्ट रेडिकल होता है। अब इसका जो कोटिलिडन जहां अटैच है उसके ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है जी? एपिकोटाइल। एपी माने ऊपर, किसके ऊपर है? कोटिलिडन जहां अटैच है। और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो है, हाइपर माने ज्यादा होता है।
अब ये जो रेडिकल है यहां पर मोनोकॉट में और यहां पर एक एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा और इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। अब ये जो रेडिकल है ये रूट बनाती है आगे जाकर, यानी कि फ्यूचर में ये रूट बनाएगी और ये फ्यूचर में शूट बनाएगा। और जो रूट रेडिकल से डेवलप होती है उसे बोलते हैं हम टैप रूट। अब आपको यहां पर 3 प्रकार की रूट दे रखी है एनसीईआरटी ने, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स और फाइब्रस रूट। जो रूट रेडिकल से डेवलप होती है वो टैप रूट, और जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप होगी वो क्या कहलाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स। यानी कि चाहे वो लीव से बने, चाहे वो स्टेम से बने, चाहे वो ब्रांच से बने, चाहे वो नोड से बने, कहीं से भी बने, मतलब रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से, तो क्या कहलाएगी। तीसरी वर्ड जो है फाइब्रस रूट, तो मोनोकॉट में वो क्या कहता है कि जो रेडिकल जब रूट बनाता है तो वो रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और वो जल्द ही खत्म हो जाती हैं, और लास्ट में फिर बाद में वहां से फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसे आप क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। तो 3 तरह की रूट दे रखी है एनसीईआरटी में, फाइब्रस, एडवेंटिशियस और रेडिकल। टैप रूट, जो रेडिकल से डेवलप होगी वो टैप रूट, जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप होगी, और जो बाद में डेवलप होगी शॉर्ट लिव्ड के बाद, और वो फाइबर लाइक होगी, पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, फाइबर जैसी। तो अब नीचे से ही बनती है, जहां वो खत्म हो जाता है, जहां वो रूट खत्म हो गई उसी पार्ट से निकलेगी, स्टेम से निकली होगी, ऑब्वियस बात है, रूट तो खत्म हो गई माना, तो बचा तो क्या, स्टेम ही तो बचा वो, लेकिन उसमें दे नहीं रखा कि कैसे बनेगी। अब आपको उतना ही याद रखना जितना एनसीईआरटी में दे रखा, बनेगी तो मोस्टली वो स्टेम से बनेगी, और तो कुछ बचा ही नहीं। जब उसने कहा रूट शॉर्ट लिव्ड थी, वो खत्म हो गई तो उसकी जगह बनी। तो जो रेडिकल से डेवलप होगी, तो अब आपको ये समझना है कि ये प्लम्यूल है, फ्यूचर में शूट बनाएगा, रेडिकल जो है वो फ्यूचर में रूट बनाएगी। ये मेन बात है इसकी जो आपको याद रखना है। तो अब आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, रूट पढ़ना है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है रूट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस चल रहा है, रूट है। रूट कैसी होगी, कॉमनली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट समझो आप, पहले एनसीईआरटी ने पहले टाइप्स ऑफ रूट ही दे रखा है। चलो आर कर दे लेवल। अब पहली है फाइब्रस, दूसरी है एडवेंटिशियस और तीसरी है कौन सी, टैप रूट, जो किससे डेवलप होती है, रेडिकल से। ठीक बात। तो टैप रूट का मतलब क्या है कि जो रूट रेडिकल से डेवलप होगी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब एम्ब्रियोनल एक्सिस बनेगा, उस हाइपोकोटाइल का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, तो जो रेडिकल से डेवलप होगा तो वो क्या कहलाएगा, टैप रूट। तो टैप रूट मोस्टली इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स। तो रूट जो रेडिकल से अराइज होगी वो क्या कहलाएगी, टैप रूट। और फर्स्ट फॉर्म रूट जो होती है, अब जैसे क्या बनी, अब ये मैंने, ये सॉइल है, ये पहली रूट बनी, तो सबसे पहले रूट बनेगी, किससे डेवलप हुई है, ये रेडिकल से, पहले ये रेडिकल था यहां पर। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, द फर्स्ट फॉर्म रूट विच इज अराइज्ड फ्रॉम रेडिकल, जो सबसे पहले रेडिकल से डेवलप हुई है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी से ब्रांचेस निकल रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी रूट। ये हो गई
सेकेंडरी रूट, और इससे जो फाइन ब्रांचेस निकलेंगी इसको बोलते हैं टर्शरी रूट्स। तो जो सबसे पहले निकलेगी वो प्राइमरी, प्राइमरी से जो निकलेगी सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो निकलेगी वो टर्शरी। इससे आगे भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली उसने ईटीसी लिख के छोड़ दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और ऑल दीज रूट्स, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी एटसेट्रा, इसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम वर्ड इसलिए लगाया कि खाली प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से आगे भी हो सकती है, लेकिन उसने इतना दे नहीं रखा आपको एनसीईआरटी में। लेकिन अगर आपको लगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सारी ब्रांचेस मिलकर क्या बनाती है? रूट सिस्टम। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? डाइकॉट्स का। एग्जाम्पल मस्टर्ड। जितने भी डाइकॉट्स हैं मोस्टली आपको उसमें क्या दिखाई देगी? टैप रूट सिस्टम। अब आ जाओ फाइब्रस रूट पर। फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका मतलब ये आपको डाइकॉट में नजर नहीं आएगी। कुल मिला ये डाइकॉट में पाई जाएगी, लेकिन ये वाली मोनोकॉट से पाई जाएगी। दूसरी बात कि प्राइमरी रूट्स शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव्ड। और शॉर्ट लिव्ड के लिए एक वर्ड लगाता हूं मैं, क्या बोलते हैं सर? शॉर्ट लिव्ड कोई चीज होती है उसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं? इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब होता है जब कोई चीज शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी खत्म हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इफीमेरल। तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं, एंड प्राइमरी रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय, एंड प्राइमरी रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। यानी कि अगर ये सॉइल है तो जो इसकी प्राइमरी रूट थी वो जल्द ही खत्म हो गई, और जब ये खत्म हो गई तो अब ऊपर की तरफ से स्टेम बन चुका होगा, है जी, नीचे की तरफ रूट बनी होगी। अब रूट खत्म हो गई तो अब यहां से निकलेगी, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी। खत्म हो जाती ना। शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या है? थोड़े समय तक रहेगी, जब थोड़ा प्लांट बड़ा हो जाएगा वो खत्म हो जाएगी। तो हो गया ना शुरू में तो हो गया। जब थोड़ा प्लांट बड़ा हो गया वो खत्म होने लगी, दूसरी बनने लगी। अब ऐसे थोड़ी कि एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम बनने लगेगी। धीमे धीमे वो खत्म हो रही होगी, साथ साथ बनने भी स्टार्ट हो गई होगी। थोड़ी कि अब 4-6 दिन वो अगर रूट के रहेगी, उसके बाद फिर वो अब बननी स्टार्ट होगी। हाँ, सब यही है। जीवन में याद रखना, किसी भी प्लांट को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो रूट के मरने से होता है। आप प्लांट का सारी लीफ झांग दो, दोबारा आ जाएंगे। ट्रीज की बात कर रहा हूं बेसिकली। पूरा ब्रांचेस काट दो, दोबारा से आ जाएंगे। नीचे से काट दो, बिल्कुल जमीन के ऊपर से स्टंप छोड़ दो, बस स्टंप समझते हो ना, जो जमीन के ऊपर रहेगा थोड़ा सा, फिर दोबारा से नया बन जाएगा। लेकिन आप एक बार रूट खत्म कर दो, पूरा प्लांट अपने आप गिर जाएगा। तो रूट के बिना सर्वाइवल है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो 10-20 दिन बगैर रूट के रहेगी। जैसे जैसे वो खत्म होने लगी तो उसकी प्रिपरेशन भी तो स्टार्ट हो गई, तो वो उधर से खत्म हो जाएगी, उधर से बन जाएगी। अब तो ये स्टेम से निकलेगी और फाइबरस सिस्टम बनाएगी। और एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने, व्हीट प्लांट। लेकिन खाली व्हीट ही नहीं होगा, मैक्सिमम जितने भी मोनोकॉट होंगे उनमें सब में ये दिखाई देगा। लेकिन आपको इसका एग्जाम, एक बात और याद रखना, पहला चैप्टर को छोड़कर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर और छठा चैप्टर, इनमें सबसे पहले आप एग्जाम्पल याद करेंगे। कि जैसे अगर ये फाइब्रस रूट चल रही है तो फाइब्रस रूट आपको ये याद रखनी दिमाग में कि मोनोकॉट में पाई जाती है। एनसीईआरटी ने व्हीट दे रखी है, क्योंकि
वो आपसे वही पूछेगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसमें इतने ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं कंफ्यूज होंगे। तो आप क्या याद रखना कि जैसे ही आप याद करो कोई चीज, मैंने कहा टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, जब आपने याद कर ली तो सबसे पहले आप इनका एग्जाम्पल याद करना कि फाइब्रस रूट मोनोकॉट में एग्जाम्पल दे रखा है, एडवेंटिशियस रूट इसमें एग्जाम्पल है ये डाइकॉट में टैप रूट, क्योंकि एग्जाम्पल इसके सबसे ज्यादा आते हैं। वो पूछ लेगा याली कंडीशन किस में पाई जाती है, ये वाला मॉडिफिकेशन किस में पाया जाता है, या वो डेफिनेशन पूछ लेगा ए लीफ मैच्योर इनटू या कन्वर्ट इनटू स्पाइन्स इन डैश, ये 4 ऑप्शन दे देगा। थॉर्न्स में किस में कन्वर्ट हो रही है, सिट्रस में, बोगनविलिया में, जो भी एग्जांपल्स में आपने एनसीईआरटी में दे रखा। अब ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा वही एग्जांपल होते हैं, उसके अलावा बहुत होते हैं, लेकिन वही याद हो जाए वही बहुत है। तो अगर एक का 1 और एक का 2 दे रखा तो वही 2 याद हो जाए तो वही बहुत है। तो इसलिए एग्जाम्पल में विशेष कृपा रखना, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं इनमें से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सब चैप्टरों में से। अब एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप करिए। अब अगर इसका मतलब मैं अगर देखूं, अगर मैं एनसीईआरटी को एक तरफ रख दूं अगर, तो ये कह रहा है कि एडवेंटिशियस रूट्स आर द रूट्स विच आर अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, यानी कि रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से जो रूट डेवलप हो जाती है हमसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो अगर मैं एनसीईआरटी ना देखूं तो क्या एडवेंटिशियस रूट्स और ये सेम है? क्या ये एडवेंटिशियस रूट्स है? क्यों? स्टेम से बन रही है। इसीलिए जब हम पढ़ते तो हमें 2 ही चीज पढ़नी होती है वैसे तो, कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि जो रूट किसी भी पार्ट से बननी है वो एडवेंटिशियस है। तो ये भी तो स्टेम से बन रही है, तो ये भी तो एडवेंटिशियस है, लेकिन एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली इसके लिए एक अलग वर्ड यूज किया, फाइब्रस रूट। तो आपको इसलिए याद रखना है कि ये फाइब्रस रूट है, वरना ये ओरिजिन के आधार पर तो एडवेंटिशियस ही अगर देखा जाए तो, वास्तव में अगर देखा जाए तो। लेकिन आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये एडवेंटिशियस हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी ने फाइब्रस कहा तो याद आप फाइब्रस ही रखोगे, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। तो ये कह रहा है कि जो रूट रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप होती है वो क्या कहती है, एडवेंटिशियस रूट कहती है। चाहे वो स्टेम से बने, चाहे वो लीफ से बने, चाहे वो ब्रांच से बने, चाहे वो नोड से बने, चाहे वो इंटरनोड से चाहे बने, चाहे वो बेसल नोड से बने, कहीं से भी बने अदर देन रेडिकल। बस रेडिकल से नहीं बननी चाहिए, बाकी कहीं से भी बने वो क्या कहलाएगी, एडवेंटिशियस। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल जो दे रखा है 3 दे रखे हैं इसमें, कौन कौन सा बताओ जरा? ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉन्स्टर। क्यों? क्योंकि ये तो फिर भी याद रहेगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स है जो और भी जगह यूज करते हो आप, आम जीवन में बैनियन आ जाता है, ग्रासेस तो आप बार बार कहीं ना कहीं आ ही जाएगा एनसीईआरटी में, लेकिन ये जो प्लांट का नाम है ये जल्दी से आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। तो इसलिए ऐसा एग्जाम्पल जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं ये नहीं कह रहा आएगा ही आएगा, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हटके होता है। बात ये वाली भी समझ में आ गई? आगे तीनों रूट का मतलब समझ में आ गया। अब मेन फंक्शन पर आ जाओ। अब मेन फंक्शंस, अब पहला फंक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहला जो मेन काम है रूट का वो है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। जब आप रूट की स्ट्रक्चर देखोगे तो रूट के एक जोन में आपको यहां पर यूनिसेलुलर हेयर नजर आएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, whereas shoot hairs also called trichomes are mostly multicellular। यानी कि रूट के हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और स्टेम के हेयर अक्सर मल्टीसेलुलर होते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है रूट में और शूट में, स्टेम में। 4 आपको कम से कम बेसिक अंतर पता होने चाहिए रूट में और शूट में। पहला
कि रूट के हेयर यूनिसेलुलर, उसके हेयर मोस्टली मल्टीसेलुलर। दूसरा, रूट जो होती है उसमें जो जाइलम होता है वो एक्सार्क होता है, और जो स्टेम होता है उसमें जाइलम एंडार्क होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक्स माने बाहर, एंड माने अंदर। तो दो तरह के जाइलम बनते हैं, प्रोटोजाइलम छोटा वाला और मेटाजाइलम बड़ा वाला। तो एक्स माने बाहर, तो जब प्रोटोजाइलम की पोजीशन के आधार पर ये वर्ड होते हैं, एंडार्क, एक्सार्क, मिजार्क। एक्स माने क्या होगा कि जब प्रोटोजाइलम आप देखोगे, अगर जाइलम को देखोगे तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। ये मेटाजाइलम है बड़ा वाला, ये प्रोटोजाइलम है छोटा वाला। तो जब आप रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे तो रूट में ये बाहर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम, लेकिन स्टेम में उल्टा होगा कि ये यहां होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एंडार्क। मतलब याद क्या रखना है? प्रोटोजाइलम को याद रखना है। प्रोटोजाइलम अंदर होगा तो एंडार्क, बाहर होगा तो, और जब उसके चारों तरफ होगा तो क्या कहलाएगा? मिजार्क। जब प्रोटोजाइलम के चारों तरफ मेटाजाइलम होगा तो मिजार्क बोलते हैं। वो टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है कंडीशन, एंजियोस्पर्म में आपको नजर नहीं आएगी। दूसरा अंतर जो सभी इंपॉर्टेंट अंतर है कि स्टेम में नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते। चौथा अंतर, रूट्स में और स्टेम में जो अंतर है कि जो रूट्स होती है वो जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे जाओगे तो उनकी सेकेंडरी ग्रोथ में थोड़ा सा अंतर होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें जो जाइलम होता है, वो कैम्बियम जो होता है, उसके बनने का अंतर होता है कि वहां पर स्टेम में जो रिंग बनती है कैम्बियम की, वो पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी होती है, और वहां 100% सेकेंडरी होती है। और भी बहुत सारे अंतर मिलेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे वो। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, नोड्स और इंटरनोड्स रूट में कभी नहीं होते, स्टेम में जरूर होते हैं। एक और अंतर है, रूट्स में जो एंडोडर्मिस होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, जबकि स्टेम में वो या तो डेवलप नहीं होती है, या कम डेवलप होती है, या एब्सेंट होती है। एंडोडर्मिस होती है जो पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस होती है। तो पहला है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा है एंकोरेज, यानी कि प्लांट को सॉइल में स्टैंड करके रखना, उसको वहां पर होल्ड करके रखना जिससे वो ना गिरे। तीसरा, स्टोरिंग रिजर्व फूड। रिजर्व फूड के रूप में जो फूड बना है उसको स्टोर करके रखना, और नॉर्मली वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के। अब देखो, याद रखना, अब आपको इसके साथ मैं हर बार बताता हूं, फिर बताता हूं कि जब प्लांट्स में फूड बनता है तो वो बनता है मोस्टली ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रिपरेशन जो होती है फूड की वो किसके फॉर्म में होती है? ग्लूकोज की। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज के फॉर्म में, और वो मोस्टली स्टोर होती है स्टार्च के फॉर्म में। यानी कि 3 फॉर्म में बदल गया, बना किसी और फॉर्म में, स्टोर किसी फॉर्म में हुआ, और ट्रांसपोर्ट किसी और के फॉर्म में हुआ। और स्टार्च के फॉर्म में या सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर या ट्रांसपोर्ट होने के कारण भी होते हैं, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। 1000 बार आया क्वेश्चन है, वो पूछेगा इनमें से कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है? सुक्रोज, केवल सुक्रोज, बाकी सभी रिड्यूसिंग होती है, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड OH ग्रुप, फ्री CHO या C ग्रुप होता है, इसमें फंक्शन फ्री ग्रुप नहीं होता। 1000 बार आया क्वेश्चन। और स्टार्च केमिकली इनर्ट होता है, कंडेंस्ड होता है, ज्यादा फूड स्टोर होगा कम जगह में। नीचे जा कन्वर्ट हो जाएगी।
मॉडिफिकेशन नहीं होते, वो क्या है, जहां जरूरत होती है वहां पर चेंज ही तो होता है। और क्या हो रहा है, रिड्यूस का मतलब है वो किसी और के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उसको रिड्यूस कर देगा। अब तीसरा क्या है, चौथा, ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। इसीलिए जो फंक्शन जब आते हैं जाइलम के, तो जाइलम के फंक्शन में पहला उसका होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, तीसरा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को लेकर जाना, चौथा हार्मोन्स को लेकर जाना। तो रूट से दूसरी जगह जाते हैं, मोस्टली वो रूट्स पे बनते हैं। अब नेक्स्ट बात आई रीजन्स। रीजन्स ऑफ रूट, ठीक बात। अब एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इस टाइप से एक डायग्राम दे रखा है। तो जो सबसे पहला एरिया होता है इसका, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट एपेक्स। ये होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो रेडिकल वाला पार्ट था वो आगे जाकर जब डेवलप होना स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं हम रूट एपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम। से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं रूट कैप। क्या होती है, रूट कैप। एनसीईआरटी कहती है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक बात। इसका काम क्या आता है, जो रूट एपेक्स है, जो उसका एपेक्स पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा वैसे ये जो रूट्स, इसकी जो सेल्स होती है यहां पर, वो म्यूकिलेज भी सिक्रीट करती हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं होता। तो म्यूकिलेज सिक्रीट करने से फायदा क्या होता है कि जो म्यूकिलेज होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्या होगा कि जो म्यूकिलेज है वो यहां आ जाएगा, जब इसमें तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और वाटर को एब्जॉर्ब करने से फायदा क्या होगा, जो यहां पर सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने से क्या फायदा होगा, इसको नीचे जाना है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ये। उसको मजबूती देने के लिए तो रूट कैप ही है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए म्यूकिलेज सिक्रेट हो जाता है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है बेसिकली वैसे तो। और उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, इससे आसानी से वो नीचे चली जाती है। तो पहला रीजन है रूट कैप। उसके बाद है जो रीजन वाली ये वाली सेल है, ये वाली सेल्स है, ये सेल्स है मेरिस्टेमेटिक। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार कंटिन्यूअस डिवीजन शो करती है। इसके बाद जो सेल्स होती है ये वाली, ये इलोंगेशन शो कर रही है। इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, लंबा होना। और लास्ट में जो सेल्स होती है वो होती है मैच्योर सेल, डिफरेंशिएटेड सेल्स, और इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। और इसमें बहुत सारी सेल्स जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाती है उसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर। और जो रूट हेयर है वो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि रूट इज कवर्ड एट एपेक्स। अब इसका ये पार्ट है एपेक्स,
और जो ये वाला पार्ट है वो सॉइल है, ऐसे। तो ये कह रहा है रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो नॉर्मली पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और उसको हम बोलते हैं रूट कैप। अब एक बात याद रखना कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन आपको बता देता हूं, जो हाइड्रोफाइट्स है, जैसे ये वाटर है, ये वाटर है, ये स्टेम हो गया, और नीचे की तरफ यहां पर ये रूट्स दिखाई देंगे आपको। तो यहां पर रूट हेयर की जगह रूट पॉकेट्स नजर आती है। हाइड्रोफाइट्स में जैसे कॉर्निया है, वाटर हायासिंथ या पिस्टिया है, जो भी हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स मिलेंगे उनमें मोस्टली आपको रूट हेयर्स आर एब्सेंट, एंड इन प्लेस ऑफ रूट हेयर रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट which act as balancer, बैलेंस बनाने का काम करती है, प्लांट को जो तैरने में हेल्प करती हैं या उसको ना डूबने से बचाती हैं या डूबने से नहीं बचाती, उस पर एक बैलेंस बना के चलने के काम करती हैं। क्योंकि ये पॉकेट कैसे ऐसे है फ्लैट, तो वो उस पर ऊपर टिकी रहेंगी जिससे वो बैलेंस बनाएगी उसका। अब ये जो रूट का अपर पार्ट है, एपेक्स पार्ट है, जो सॉफ्ट पार्ट है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का। अब इसमें एक और गुण होता है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर रीजेनरेशन पाया जाता है। अर्थात अगर एक बार खराब हो जाती है तो दोबारा से नई बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाएगी वो खराब होती रहेगी। क्योंकि जब सॉइल में पायर्स करके नीचे जाएगी तो क्योंकि पैरेन्काइमा सॉफ्ट सेल्स होती है, इतनी भारी भरकम सेल तो है नहीं, स्क्लेरेन्काइमा तो है नहीं है, मोस्टली पैरेन्काइमा है, तो ये खराब भी होती रहती हैं और उन खराब सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स बनती रहती हैं, रीजनरेट होती रहती हैं। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट, जोन कैप की जो है, रूट कैप के ऊपर एक जोन प्रेजेंट होगा, बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या जोन ऑफ डिवीजन। इसका दो नाम है, जोन ऑफ डिवीजन क्योंकि सेल डिवाइड हो रही है, और जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इस सेल की जो सेल्स, अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो क्या काम करेंगी, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी। कौन कौन सा, वो स्मॉल होंगी, छोटी होंगी, ठीक बात। दूसरी थिन वॉल्ड होती है, पतली होगी वॉल, ठीक बात। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, और चौथा मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। और भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी कि जो भी एक्टिविटीज मेरिस्टेमेटिक सेल शो करेंगे वो यही करेंगे। जैसे उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, वेस्ट मटेरियल मतलब स्टोर मटेरियल नहीं होता, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। लेकिन एक दो लिख रहा है एनसीईआरटी में, तो याद रखना आपको कि थिन वॉल्ड, वेरी स्मॉल, साइटोप्लाज्म डेंस और मेटाबॉलिकली एक्टिव, यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब इसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो इससे प्रॉक्सिमल पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये रैपिड एलोंगेशन शो करती है। इसकी जो सेल्स हैं वो क्या काम करती है, रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, और वो एनलार्ज हो जाती हैं और रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ ऑफ रूट जो होती है वो किसके कारण होती है, इसके कारण होती है। अगर वो पूछे कि सेल की नंबर किससे बढ़ता है या नंबर ऑफ सेल कौन इंक्रीज करता है, तो वो मेरिस्टेमेटिक है। लेकिन जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो जोन ऑफ इलोंगेशन है, क्योंकि पहले सेल छोटी थी वो, लेकिन जैसे जैसे इलोंगेट होती है उसकी ग्रोथ भी होती है। इसके बाद है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और इसमें जो सेल्स होती है ये भी डिवाइड नहीं हो रही होती, इसमें भी डिवीजन नहीं हो रहा होता, इसमें डिवीजन हो रहा है,
और इसमें भी डिवीजन नहीं होता। इसका मतलब डिवीजन केवल मेरिस्टेमेटिक रीजन में होगा, सेकंड वाले में इलोंगेशन होगा और लास्ट वाले में मैच्योर्ड सेल होंगी, डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी, फुल्ली डेवलप्ड सेल्स होंगी। डिवीजन ना इसमें हो ना इसमें हो। अब तो ये सेल्स कैसी हैं? मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड। मैच्योर भी है और डिफरेंशिएटेड भी है। प्लस सम सेल्स क्या बनाएंगी? रूट हेयर्स। सब नहीं बनाएंगे, कुछ सेल्स बनाएंगे रूट हेयर्स। और रूट हेयर क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं। किसके लिए? वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। बस अब चलो मैं हल्का सा मैं बताता हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको जो पढ़ के आना कल, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब जो रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्यों होगा, समझो बातों को, कि कभी भी जो मॉडिफिकेशन होता है तो किसी भी चीज का वो अकॉर्डिंग टू द नीड होता है। अगर कोई प्लांट किसी ऐसी जगह पर है जहां पर सर्वाइवल मुश्किल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जीरोफिटिक प्लांट मानो, या जैसे हमने कहा सलाइन सॉल्ट मान लो, तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है जीवन के लिए। इसीलिए जब भी आप देखोगे नॉर्मली आपको जो मॉडिफिकेशन नजर आएंगे वो हमेशा तब नजर आएंगे जब कंडीशंस परेशान वाली होंगी, हार्श होंगी, दिक्कत वाली होगी। क्योंकि जीवन में आप भी याद रखना अपने लिए कि जब भी किसी ने कोई काम किया अच्छा, वो प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकल कर किया। अनुकूल परिस्थितियां नॉर्मली आदमी को सफल होने से रोकती हैं। ऐसा नहीं सबके लिए लागू होती है नॉर्मली बात, लेकिन ये नॉर्मल बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अच्छी कंडीशन में होता है तो उसके सर्वाइवल के लिए जो परिस्थितियां होती है वो इतनी बढ़िया नहीं होती, क्योंकि वो मेहनत करने का आदी नहीं होता नॉर्मली। ऐसा नहीं सभी के साथ ऐसा है, बहुत लोग होते हैं कर जाते हैं। लेकिन जो मॉडिफिकेशन होगा या जो अडेप्टेशन होंगी वो अकॉर्डिंग टू द नीड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा बताता हूं कि कहीं पर फूड को स्टोर करने के लिए होगी, जरूरत है उसको स्टोर करने की फूड। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बल्ब में आओ, ऑनियन गार्लिक बल्ब है। बल्ब एक बहुत ही रिड्यूस्ड स्टेम होता है, जो आप ऊपर से उसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर को उखाड़ के फेंकते हो, वो उसका छोटा सा स्टेम होता है, रिड्यूस्ड स्टेम है। और उसके सबसे बीच में होती है बड, एक शायद एक्सिलरी बड है, और उस बड के चारों तरफ फ्लैशी लीव्स होती हैं जो आप खाते हैं प्याज के रूप में, लहसुन के रूप में, और उसके ऊपर कुछ स्केली लीव्स होती है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ध्यान क्या रखना हमेशा, कई जगह आएगा कि स्केली लीव्स नॉन ग्रीन होती है, वो किसी भी कलर की हो, पहचान है स्केली लीव्स की, वो नॉर्मली आपको ग्रीन नजर नहीं आएंगी, चाहे वो सफेद की हो, चाहे वो रेडिश हो, चाहे वो पिंक हो या किसी भी कलर की हो, लेकिन ग्रीन नहीं होगी। और इसका मतलब ग्रीन नहीं है तो फोटोसिंथेटिक भी नहीं होगी, और वो फोटोसिंथेटिक नहीं है तो उनका फंक्शन कुछ और है, बनने का पर्पस कुछ और है। वो क्या है? प्रोटेक्शन। इसके अलावा जैसे रेस्पिरेटरी रूट की बात करी मैंने, मॉडिफिकेशन है वो क्यों है? क्योंकि वो उस कंडीशन में रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन मिलनी मुश्किल है। क्यों? डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। अब उसमें खाली यही अडेप्टेशन नहीं, और बहुत सारे अडेप्टेशन है। वो तो आपको रूट क्या है तो इसलिए आपको एक पढ़ाया गया कि उसमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो नॉर्मल रूट से निकलकर ऊपर आ जाते हैं, उनमें छेद होते हैं न्यूमेटोथोर्स, और उन छेद से ऑक्सीजन अंदर और वो पहुंच जाती है नॉर्मल रूट्स में, और साइंस से यूज कर लेते हैं। इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर कोई पानी में आदमी रहे और एक बड़ा पाइप ले और उसे अपने यहाँ पर फिट कर ले और पाइप को ऊपर कर दे तो वो आराम से अंदर रह जाएगा, रह सकता नहीं? एक बड़ा पाइप ले और उसको यहाँ लगा ले और यहाँ पर फिट कर ले, वो ऐसा करके
भारी रह जाएगा, इस तरह ऐसा कर ले सिस्टम, और उस पाइप को ऊपर कर ले, अंदर बैठ जा, रह जाएगा नहीं अंदर, घंटा आधा घंटा आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर आप वैसे रहना चाहो तो 1 मिनट बाद ही हालत खराब होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहां नहीं मिल पाएगी आपको। लेकिन ऐसा मिल रही है बाहर से, सेम प्रोसीजर उसने अपना लिया आप, लेकिन हार्श कंडीशन में करा है। इसके अलावा हाँ लगवा ले बेटे, सही रहेगा, ठीक है। तो टैप रूट में तो 2 ही एडेप्टेशन पढ़नी है आपको, स्टोरेज की और एस्पायरेशन की, और एडवेंटिशियस की 3 एडेप्टेशन है, स्टोरेज, सपोर्ट और स्पेशल। स्पेशल नहीं दे रखी इसमें, लेकिन आपको 2 दे रखी है, स्टोरेज की और सपोर्ट की, ठीक है। तो कल आप जब पढ़ के आओगे तो आपको तो एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ के आना है, स्टेम पढ़ना है, फंक्शन और मॉडिफिकेशन स्टेम और लीफ, ये पढ़ के आने, रूट का लास्ट पार्ट स्टेम और लीव्स पढ़ के आने हैं, ठीक है बात।